डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में हम हर बार लेकर आते हैं कुछ महत्वपूर्ण विषय जिसके जरिए किसान भाई अपनी खेती किसानी को और बेहतर और आसान बनाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकें, अपनी लागत को घटा सकें। हेलो किसान में आज हम कौन से विषय लेकर आए हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी भूमिका इस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लाइव जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में अपने सवालों के साथ, अपनी समस्याओं के साथ, और आपकी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम में हम लोग करते हैं। तो आज के हेलो किसान कार्यक्रम में हम कौन से विषय लेकर हाजिर हुए हैं, सबसे पहले नजर डालेंगे आज के विषयों पर। तो हेलो किसान में आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में, क्यों ज़रूरत है, समय की मांग है ये, और बात करेंगे पत्तेदार सब्जियों की खेती, कैसे इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं और कौन कौन सी सब्जियों का चुनाव आप इस समय कर सकते हैं। ये दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों विषय से जुड़े हुए आपके जितने भी सवाल हैं, कोई मन में संशय है, कोई जानकारी आप चाहते हैं, तो आपको पता है क्या करना है। 3 माध्यमों का इस्तेमाल करके आप इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। पहला माध्यम टोल फ्री नंबर का, नंबर आपकी स्क्रीन पर नंबर नोट कर सकते हैं आप, 1800-113060, 1800-113061। फ़ोन करते समय हमेशा की तरह किसान भाइयों से निवेदन रहेगा कि आप टेलीविज़न की आवाज़ को कम रखें, और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर सकते हैं 8800-520-717। जिन किसान भाइयों का फ़ोन नहीं लग पाता वो व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं ईमेल आईडी की। आप तीसरा विकल्प भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का इस्तेमाल कीजिए। कोई भी संशय आपके जहन में है या कोई सवाल आप विषय से जुड़ा हुआ पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी आप चाहते हैं, तो बेझिझक इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए, अपने सवाल पूछिए और आपकी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से हम करेंगे। अब वक्त हो गया उन एक्सपर्ट से मिलने का जो आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो सीधा रुख करते हैं स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर राकेश कुमार जी का। डॉक्टर राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। आप वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र उज्जवा, नई दिल्ली से। इसके साथ ही हमारे साथ दूसरे खास मेहमान स्काइप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर हरिराम चौधरी जी हैं। डॉक्टर हरिराम जी, आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आप हमें सुन पा रहे हैं जी? आप वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र नागौर, राजस्थान से। तो चर्चा की शुरुआत डॉक्टर राकेश कुमार जी आपसे हम करते हैं। हमारे देश में कई तरह की सब्जियों की खेती होती है, और अगर हम सब्जियों की खेती की बात करें जो आज हमारे देश में रिकॉर्ड स्तर पर उत्पादन हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे किसान ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक थे, आप जैसे वैज्ञानिकों ने किसान भाइयों की हर समस्याओं का समाधान किया, और इसका परिणाम हमें देखने को मिला कि हमारे देश में जो सब्जियों का उत्पादन है वो रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। अगर हम बात करें पत्तेदार सब्जियों की खेती को लेकर, क्या ये समय अनुकूल है? पत्तेदार सब्जियों की खेती करना चाहते हैं जो किसान भाई, और अगर अनुकूल है तो किस प्रकार से तैयारियां करें और कैसे शुरुआत कर सकते हैं? जी, रबी मौसम में जो खासकर हम सब्जियों की बात करते हैं तो पत्तेदार सब्जियां जो है बहुत प्रमुख रूप से इस मौसम में होती है। जैसे हम बात करते हैं पालक की, मेथी है, धनिया है, सरसों साग, बथुआ की साग, ये सारी जो, और लेट्यूस जो एक नया जो सलाद पत्ता के रूप में इस्तेमाल होता है, इन सारी जो पत्तेदार सब्जियां हैं इसकी खेती मुख्य रूप से जो रबी सीजन का मौसम है इसी में हम करते हैं। साथ ही साथ इसका एक ये फ़ायदा भी होता है कि अगर हमारा कोई भी फसल का बीच में गैप है, अगर हम 60-70 दिन का गैप रखते हैं, अभी जैसे आगे आने वाला समय में प्याज की खेती होनी है, धान कटेगी, तो इसके बीच में हमें गैप 1-2 महीना का मिल जाता है। तो इस अवस्था में भी, क्योंकि जो पत्तेदार सब्जियां होती है वो बहुत कम समय की होती है, आप 40 से 50 दिन के अंदर में उसकी आराम से खेती आप ले पाते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण हो जाता है किसानों के लिए, और थोड़े से समय में अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो इस प्रकार से हम पत्तेदार सब्जियों की खेती कर सकते हैं। और कितना इसमें क्या कुछ खास है, कौन कौन से पत्ती सब्जियों का आपको चुनाव करना है, किस प्रकार से इसमें आगे बढ़ना है, कैसे आपको कीट रोगों से समाधान करना है, ये भी समझेंगे। लेकिन इस विषय से जुड़ी पहले रिपोर्ट पर एक नज़र डाल लेते हैं। देश में उगाई जाने वाली प्रमुख पत्तेदार सब्जियों में मेथी, पालक और चौलाई आदि शामिल हैं।
ये पत्तेदार सब्जियां स्वाद और स्वास्थ्य दोनों के लिहाज से बेहतर होती हैं। पत्तेदार सब्जियों की खेती हर तरह की भूमि में की जा सकती है। हालांकि बलुई और दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती हैं। बुआई के तरीके की बात करें तो पालक और मेथी की बुआई पंक्तियों में करें। पालक बोते समय कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 3 से 4 सेंटीमीटर रखें। मेथी की बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 3 से 4 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। वहीं छोटी चौलाई बोते समय कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर रखें। बड़ी चौलाई बोते समय कतार से कतार की दूरी 30 से 35 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर रखें। पालक और मेथी के लिए प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए 25 से 30 किलो बीज की आवश्यकता होती है। किस्मों की बात करें तो मेथी की पूसा अर्ली बंचिंग और पूसा कसूरी की बुआई करें। वहीं पालक की ऑल ग्रीन, पूसा ज्योति, पूसा हरित, पूसा भारती और जोबनेर ग्रीन की बुआई करें। 25 से 30 टन गोबर की खाद और 80 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर का उपयोग करें। पत्तेदार सब्जियों में खरपतवार नियंत्रण करना भी जरूरी रहता है। अच्छी पैदावार के लिए समय समय पर क्यारियों से खरपतवार निकालते रहें। इससे पौधों की बढ़वार भी अच्छी होती है, साथ ही कीटों का प्रकोप भी कम होता है। तो पत्तेदार सब्जियों की खेती को लेकर किन बातों का आपको ध्यान रखना है, एक रिपोर्ट के जरिए हमने कुछ बातें समझने का प्रयास किया। इसको और विस्तार देंगे, ज़मीनी स्तर पर कैसे आपको आगे बढ़ना ये भी समझेंगे। लेकिन रुक करते हैं अपने दूसरे विषय की ओर, और जो बहुत महत्वपूर्ण भी है, प्राकृतिक खेती के बारे में आज हम बात करेंगे। और इसको जानने के लिए रुक करते हैं डॉक्टर हरिराम चौधरी जी का। डॉक्टर हरिराम जी, अगर हम बात करें आज के समय में जिस प्रकार से हम खेती किसानी में नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं, ऐसे समय में जो प्राकृतिक खेती की हम बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती क्यों बात करना ज़रूरी हो जाता है और प्राकृतिक खेती का मतलब क्या हम समझें? सबसे पहले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज के कंसर्न में बताया जा रहा है कि प्राकृतिक खेती एक बहुत बड़ी बहुत आवश्यकता हो गई है, क्योंकि प्राकृतिक खेती वो खेती होती है जिसमें फसलों को किसी प्रकार की रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें केवल प्राकृतिक में उपलब्ध होने वाले प्राकृतिक तत्वों, पेड़ पौधों की पत्तियां और खाद एवं जैविक कीटनाशकों में प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक खेती इसलिए भी जरूरी है कि आज इस देखते हुए नए संदर्भ में देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से किसान आज अंधाधुंध बहुत ज्यादा कीटनाशकों का, रासायनिकों का प्रयोग कर रहा है। जी, तो इन कीटनाशकों और रसायनों के प्रयोग से बचाने के लिए प्राकृतिक खेती की ओर मुड़ना होगा। कैसे प्राकृतिक खेती कर सकते हैं, कैसे इसमें आगे बढ़ना, ये भी समझेंगे डॉक्टर हरिराम जी से। लेकिन इस विषय से जुड़ी एक रिपोर्ट पर पहले नजर डाल लेते हैं। प्राकृतिक खेती को रसायन मुक्त खेती भी कहा जाता है। इस तरह की खेती में सिर्फ प्राकृतिक आदानों का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक खेती में देसी गाय को मूल आधार माना जाता है। दरअसल देसी गाय के गोबर में 16 मुख्य पोषक तत्व होते हैं और ये सभी पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही देसी गाय के गोबर और मूत्र की महक देसी केंचुओं को बढ़ाने में भी मददगार होती है। प्राकृतिक खेती करने के लिए गहरी जुताई करने की जरूरत नहीं होती। साथ ही प्राकृतिक खेती करते समय सिंचाई करने का तरीका भी थोड़ा अलग रहता है। सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। पौधों को दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है और जड़ों की लंबाई बढ़ने से पौधों के तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई बढ़ जाती है और पैदावार अच्छी होती है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा का भी खास ध्यान रखा जाता है। इसमें पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। अक्सर लोग जैविक खेती को ही प्राकृतिक खेती समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जैविक और प्राकृतिक खेती दोनों अलग अलग बातें हैं। जैविक खेती से मिट्टी के भौतिक गुणों में सुधार तो होता है, लेकिन अधिकतम पैदावार के लिए अकेले जैविक खेती ही काफी नहीं होती।
जबकि प्राकृतिक खेती में पहले साल से ही भरपूर पैदावार मिलती है और ज्यादा उपज के लिए रसायनों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। प्राकृतिक खेती करने के बहुत से फायदे हैं। इससे न सिर्फ भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, बल्कि फसलों की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती करने से भूमि की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। प्राकृतिक खेती को सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है। 25 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को 15वें वित्त आयोग 2025-26 तक एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य में सुधार, पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित करना और अधिक जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता प्राप्त करने हेतु किसानों की लागत कम करना है। तो प्राकृतिक खेती करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे इसमें आगे बढ़ना है, एक रिपोर्ट के जरिए हमने समझने का प्रयास किया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से रुक करते हैं डॉक्टर राकेश कुमार जी का। डॉक्टर राकेश कुमार जी, कई सब्जियों का जिक्र आपने उदाहरण के तौर पर पहले जिक्र किया। जो किसान भाई अब तक अनाजों की खेती कर रहे थे और अगर वो इसकी तरफ रुझान लेते हैं तो कैसे शुरुआत करें, किस फसल का सबसे पहले चुनाव करें जिसके ज़रिए वो अच्छा उपज भी ले सकें और अच्छा मुनाफा भी उनको मिल सके? और सबसे बड़ी बात होती है कि अगर हम फसल चुनाव कर लेते हैं तो खेत की तैयारी कैसे करें, तो थोड़ा सा इसका भी विस्तार दीजिए। जी, जैसा कि हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि रिपोर्ट में भी देखा आपने, जो हमारी पत्तेदार सब्जियां हैं, खासकर हम जो पालक, मेथी, धनिया, चौलाई और लेट्यूस, ये सारी सब्जियों की बात करते हैं, पत्तेदार सब्जियों की, तो ये मुख्य रूप से जो है अभी वर्तमान समय में अभी चल रहा है, रबी का मौसम है जी। अभी जो जहाँ पे भी धान की कटाई हो गई हो या जो भी हमारे बाजरा जो खरीफ की फसल की कटाई का हो गया हो, वहाँ पे उन क्षेत्रों की अच्छी तरीके से जुताई करके किसान भाई और उसको भुरभुरा बना लें। साथ ही साथ है उनके जो पुराने फसलों के अवशेष पड़े हों, क्योंकि इसके बीज, जैसे हम मेथी की बात करते हैं या धनिया की बात, बीज हल्के भी होते हैं, बहुत बारीक भी होते हैं, चौलाई के बीज बहुत हल्के होते हैं। तो इस अवस्था में किसान भाई जो उनके अवशेष हैं उनको किनारे एक तरफ से कर लें, साफ सफाई रखें खेत का। साथ ही साथ समतल करना बहुत जरूरी है जी। और इसमें एक विशेष ध्यान देने होते हैं कि समतल इसलिए करना होता है क्योंकि उसमें अगर पानी ज़्यादा खड़ी होती है तो ये नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है जी। तो किसान भाई इसका विशेष ख्याल रखें। और इसके लिए कोई खास से, जैसे हम मिट्टी की बात करते हैं, ये हर प्रकार की मिट्टी में आसानी से हो जाता है क्योंकि ये बहुत कम दौरान की फसल है। और किसान भाई को इसके लिए ये है कि छोटे छोटे क्यारियों में हम अक्सर देखते हैं कि किसान भाई जो है, पालक की हम एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि किसान भाई एक जगह से 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ में पालक लगा देते हैं जी। लेकिन इसको एक प्लानिंग वे में करेंगे तो उनको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इकट्ठे अगर उनका पालक तैयार हो जाता है तो बाजार में ले जाना उनके लिए दिक्कत की बात होती है, साथ ही साथ उसका मूल्य भी नहीं मिलता जी। और एक बार में उनको बाजार पहुँचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो किसान भाई इसको क्या करें कि स्प्लिट में, मतलब थोड़े थोड़े एरिया को डिवाइड कर लें, 4-5 भाग में बांट के उसको 1-1 सप्ताह के अंतराल पर अगर पालक की बुआई करते हैं तो उनकी थोड़े थोड़े पालक की तैयार होता रहेगा और बाजार में भी जाता रहेगा और वहाँ पे अच्छा उनको मुनाफा भी मिलेगा। ऐसी जितनी भी हमारी पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे हम बात करते हैं धनिया की खासकर हम खेती करते हैं, इसमें भी किसान भाई को ऐसे स्प्लिट में अगर प्लानिंग करके लगाते हैं तो उनको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। और साथ ही साथ जो मेथी की हम बात करते हैं, मेथी के लिए भी किसान भाई को अगर मेड़ों पे करते हैं तो और अच्छा है, अगर हम प्लेन में करते हैं तो उस पर भी ये ध्यान रखें कि एक साथ ही न बुआई करके उसको थोड़े थोड़े एरिया में डिवाइड करके हम बुआई करें तो ज़्यादा उनको अच्छा फ़ायदा मिल सकता है किसान भाई को जी। डॉक्टर साहब, आपने से मेथी का जिक्र किया। अभी हम देख रहे हैं कि हम शीतकालीन सत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले कुछ और दिनों में मेथी की मांग और तेज़ी हो जाती है। अभी अगर कोई किसान भाई मेथी लगा ले तो क्या आने वाले समय तक वो मेथी तैयार कर लेगा और जो बाज़ार की मांग है उसको पूरा कर सकते हैं? जी अवश्य, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं, एक तो इसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है। बिल्कुल। अगर किसान भाई चाहे तो रबी सीजन में ही, जैसे हमारा रबी का सीजन अक्टूबर से लेकर फरवरी तक चलता है, तो इतने दौरान में ही वो करीब 2 से 3 बार तक आसानी से वो पालक हो या मेथी हो, इसकी रिपीटेशन करके बुआई कर सकते हैं और खेती कर सकते हैं। अगर हम कुछ परिस्थितियां, जैसे हम मेथी की जैसे हम बात कर रहे थे
कि मेथी को अगेती भी करके शेड नेट वगैरह का अगर व्यवस्था हो तो थोड़ा सा हम और अगेती भी ले सकते हैं, जिसका किसान भाई को और अच्छा मुनाफा हो सकता है। जैसे हम ऑफ सीजन की बात करते हैं, पालक को अगर ऑफ सीजन में करते हैं या धनिया को भी हम ऑफ सीजन में करते हैं। जैसे अभी धनिया का मूल्य बहुत बाजार में ज़्यादा है, 300 रुपये किलो के आसपास बिक रही है। तो किसान भाई ऐसी व्यवस्था बनाए जो कि मुख्य सीजन के बजाय अगर उसको ऑफ सीजन में बेमौसम में शेड नेट के सहायता से उसके अंदर अगर इसकी खेती करते हैं, तो धनिया हो या पालक हो, तो हम इसको राउंड द ईयर वर्ष भर इसकी खेती कर सकते हैं और उससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जी, तो इस प्रकार से अगर हम नीति बना के चलेंगे या फिर कहीं प्लानिंग करके चलेंगे तो आप अच्छी फसल ले सकते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर हरिराम चौधरी जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर हरिराम जी, हम बात करें प्राकृतिक खेती की। आपने विस्तार से थोड़ा सा बताया भी कि किस प्रकार से प्राकृतिक खेती करनी चाहिए और क्या होती है प्राकृतिक खेती। अगर हम बात करें इनके स्तंभों की, क्या है प्राकृतिक खेती के स्तंभ जिसको किसान भाई ध्यान में रखकर ही प्राकृतिक खेती कर सकते हैं? डॉक्टर हरिराम जी, क्या आप तक? हाँ जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? प्राकृतिक, जहां तक जी डॉक्टर हरिराम जी, आप सुन रहे हैं? प्राकृतिक खेती की जहां तक बात करते हैं तो जैसे उसके स्तंभ की बात करते हैं, तो प्राकृतिक खेती में मुख्य स्तंभ है बीजामृत है, जीवामृत है, घन जीवामृत है और कीटनाशकों के जो उपाय हैं उसमें से निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नि, पर्णिका, अर्क है। इस प्रकार इनसे हम यूज कर सकते हैं और किस प्रकार से इनको ये आच्छादन, इसके बाद आच्छादन कर सकते हैं, बादशाह है। इस प्रकार प्राकृतिक खेती के स्तंभ है और किसान इनको अपनाकर अपने खेती में, जिस प्रकार से पहले किसानों ने अपनी खेती खराब कर दिया है और आज आवश्यकता हो गई है कि इस प्रकार से अपन इनको शोधन करके खेतीकार और इसको वापिस जीवित किया जा सकता है। जी, तो ये कुछ मुख्य बातें। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जीवा अमृत है जी, इसमें सभी जो आवश्यक 17 आवश्यक पोषक तत्व है वो इससे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। जी डॉक्टर हरिराम जी, आपने जिक्र किया जीवामृत, घन जीवामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, कई चीज़ों का जिक्र किया है। अगर हम बात करें जीवामृत और घन जीवामृत को लेकर, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसको बनाने की प्रक्रिया क्या है? डॉक्टर हरिराम जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है? जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जो जीवामृत, घन जीवामृत, बता रहा था कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि जीवामृत जो सूक्ष्म जीवों का महासागर है जी, और इससे हम जब खेती में इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें सभी आवश्यक 17 जो आवश्यक पोषक तत्व इससे मात्रा को पूरी किया जा सकता है। जैसा कि हम बता रहे थे कि प्राकृतिक खेती में इसको बनाने की विधि किसान को जानना चाहिए और इसमें कुछ सावधानी बरतना चाहिए। प्राकृतिक खेती में यदि हम जीवामृत बनाते हैं तो जीवामृत बनाने के लिए लगभग प्लास्टिक का
250 लीटर का लगभग आपको प्लास्टिक का ड्रम लेना है और 10 लीटर उसमें गाय का मूत्र लेना है और 10 किलो गाय का देसी गाय का गोबर लेना है और साथ ही जो मीठा पानी है, जो पीने योग्य पानी है, उसमें 180 लीटर लगभग मीठा पानी लेना है और साथ ही 1 से 2 किलो आपका बेसन लेना है। जो किसी भी दाल का, यदि चने की दाल और तुअर की दाल का यदि अपन को बेसन मिल जाता है किसान को, तो वो सबसे उपयुक्त माना जाता है। और 1 से 2 किलो इसमें गुड़ की मात्रा को डालना है और साथ ही क्योंकि इसमें जीवाणु की संख्या बढ़ानी है, तो जीवाणु की संख्या बढ़ानी है तो हमें सबसे पहले तालाब की मिट्टी या फिर किसी बरगद के नीचे की मिट्टी को आधे किलो मिट्टी लेनी है। इन सभी को मिला के लगभग बाएं से दाएं की तरफ यानी एक क्लॉकवाइज शाम सुबह हिलाना है और कॉटन के कपड़े से उसको ढक देना है। इस प्रकार ये 5 से 7 दिन में ये अपना जीवामृत तैयार हो जाएगा। और ये जो अपन ने बनाया है 200 लीटर का, वो लगभग 2.5 एकड़ में अपन इसको यूज कर सकते हैं, जिससे कि किसान की जो पोषक तत्वों की मात्रा है उससे उपलब्ध किया जा सकता है। जी डॉक्टर हीराम जी, इनका प्रयोग क्या जुताई के समय करना है, मिट्टी की तैयारी का समय करना है, या बीज बुआई करने के बाद कितने दिनों के उपरांत करना है? इसका प्रयोग कितने स्तरों पर करना चाहिए? हाँ, तो इसका जो अपना जीवामृत है और घन जीवामृत है, इसका उपयोग हम बुआई के दौरान ही करते हैं। घन जीवामृत का तो बुआई के दौरान करते हैं और जीवामृत का मुख्यतः इसका 2-3 स्प्रे करते हैं। एक तो बुआई के दौरान और फिर 20 दिन पे और 20 दिन पे 2 से 3 छिड़काव अपन इसमें कर सकते हैं। जिन किसानों के ड्रिप सिस्टम है यानी बूंद बूंद सिंचाई है, वो भी इसे दे सकते हैं। लेकिन कुछ किसान अपने जैसे उत्तर प्रदेश के कई दूसरी जगह के किसान हैं, तो वहां पे कैनाल एरिया है, तो कैनाल एरिया वाले किसान अपने जब चैनल में इस जो अपन ने ड्रम जो तैयार किया था 200 लीटर का, उसमें छेद करके और चैनल में रखते तो वो भी बूंद बूंद जाता है, पूरे खेत में चला जाएगा। इस प्रकार ये सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ेगी और किसान को जो उसके पहले जो रासायनिक खेती करता था उसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या खत्म हो गई थी। और धीरे धीरे जैसे आप इनका उत्पादों का उपयोग करोगे, वैसे ही इसमें दूसरे जो अपने केचुए भी है वो जमीन में आने लग जाएंगे और इस प्रकार जमीन किसान की प्राकृतिक खेती के अंदर बहुत अच्छी हो जाएगी। जी, तो इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं, कितने स्तर पर आपको प्रयोग करना है। डॉक्टर राकेश कुमार जी, आपका रुख करते हैं। दर्शक हैं व्हाट्सएप के जरिए हमें सवाल उन्होंने भेजा है, वो शिवम नाम है उनका, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। वो जानना चाहते हैं कि चौलाई की खेती करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? शिवम जी, जब आप चौलाई की खेती मुख्य रूप से जो है हम फरवरी के बाद करते हैं। जब हम चौलाई की खेती करें तो एक ध्यान रखें कि जो बीज लें, क्योंकि इसमें 2-3 तरह के बीज आते हैं। जैसे आपने देखा होगा लाल चौलाई भी होती है, हरी चौलाई भी होती है जी। तो आपने जहाँ से भी बीज लीजिए, क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है कि लोकल मार्केट से ले लेते हैं तो लोग बीज रखने का जो उनका तरीका होता है वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि ट्रांसपेरेंट पन्नी प्लास्टिक में रखते हैं जो कि डायरेक्ट लाइट में आके और उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है जर्मिनेशन की। जी। तो ऐसी जगहों से ले जहाँ पे विश्वसनीय संस्था हो, आपके पास जो भी केवीके है या विश्वविद्यालय है या जो भी विश्वसनीय आपके जो निजी संस्थानें भी हैं जो कि बीज में काम कर रही है, उनसे भी आप बीज लेके और वहाँ पे सबसे पहले तो उसको ट्रीटेड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीज का उपचार नहीं करेंगे तो उसमें एक दिक्कत आती है कि आपने देखा होगा मार्च से ही गर्मी शुरू होती है, तो गर्मी शुरू होते ही आप पानी लगाएंगे तो जब तेज़ गर्मी ज़मीन पे पड़ेगी तो डैम्पिंग ऑफ बीमारी, आर्द्र गलन की बीमारी आएगी। तो उससे बचने के लिए आपने बीजों का उपचार जरूर करना। थायराम या बाविस्टिन से हम उपचार कर सकते हैं, नहीं तो आप जीवामृत से भी, जैसा बीजामृत आता है, जैसे आप जीवामृत की अभी चर्चा सुन रहे थे, तो बीजामृत से भी आप उसका उपचारित करके अगर प्राकृतिक खेती करते हैं तो इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आपने पहले तो प्रजाति का चुनाव करना है। यहाँ पे भी जैसे पूसा का लाल चौलाई आता है, पूसा किरण है, ये 2-3 वैरायटी है जो बाजार में भी उपलब्ध है। तो आपने ऐसी संस्थानों से बीज लेना है जो कि विश्वसनीय हो और अच्छी हो, और लगाने से पहले उसको उपचारित करना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, पत्तेदार सब्जियों की खेती में बहुत लोग क्या करते हैं कि बुआई करके फिर सिंचाई करते हैं। सूखे खेत में बुआई कर देते, लेकिन उससे क्या होता है
कि जब आप बुआई कर देते हैं तो उसमें पानी लगाने के बाद मिट्टी बैठ जाती है और जर्मिनेशन जो है, जर्मिनेशन जैसी होता है वो मिट्टी के अंदर एक पपड़ी बनती है जिससे कि बीज का जर्मिनेशन बाहर नहीं आ पाता। जी। तो ये हमसे ध्यान देना है कि बिजाई जब भी करें आप पत्तेदार सब्जियों की, पहले पलेवा करके, अगर नमी नहीं है तो पलेवा करें, फिर उसके बाद बिजाई करेंगे तो जर्मिनेशन भी अच्छा होगा और उत्पादन भी अच्छा होगा। जी। ये आपने जो प्रक्रिया बताई डॉक्टर साहब, इसको तो किसान भाई ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं सरसों के बारे में। इस मौसम में सरसों की भी मांग रहती है, सरसों का साग बहुत खाया जाता है, बहुत पसंद भी किया जाता है। क्या सरसों को भी लगा सकते हैं? लगाने की प्रक्रिया क्या है? जो आपने तमाम प्रक्रिया बताई पालक को लेकर, क्या इसको भी इसमें फॉलो करेंगे और देखभाल करने की क्या प्रक्रियाएँ होती हैं? जी, सरसों में ये ध्यान देना होता है कि आमतौर पर ज़्यादातर लोग सरसों की जो लगाते हैं वो लोकल किस्में, जो आमतौर पे जो दाने वाली सरसों होती है उसी को लगाते हैं और छोटे अवस्था में काट के बाज़ारों में बेचते हैं। जी। लेकिन उसमें चरपराहट और तीखापन ज़्यादा होता है, उसमें ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। इसको देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा ने एक सरसों साग की वैरायटी निकाली है, पूसा सरसों साग नंबर 1, जो कि बहुत अच्छी वैरायटी है और उसको अगर करते हैं तो उसमें चरपराहट नहीं होती। सरसों के गुण भी हैं और उनमें उत्पादन भी। इन सरसों की, क्योंकि हमें उसमें पत्तियों की जरूरत होती है, पत्तेदार सब्जियों में हमें जितनी अधिक अच्छी पत्तियां मिलेगी उतना ही उत्पादन अच्छा होगा। जो कि आमतौर पर जो किसान करते हैं, जो आम जो सरसों दाने के लिए निकालते हैं, जो खेती करते हैं सरसों का, जो मस्टर्ड का करते हैं, उसको करते हैं तो उनको दिक्कत आती है कि उत्पादन भी कम मिलता है और थोड़े से ही दिनों में समाप्ति भी हो जाता है कटिंग। लेकिन ये मल्टी कट होता है जी। अगर किसान भाई एक बार लगाया तो इसको 3-4 बार आराम से काट सकता है और इसको लगा सकता है। तो जो भी किसान भाई अगर आप सरसों की साग लगाना चाहते हैं तो पूसा की प्रजाति है, पूसा सरसों साग नंबर 1, इसको लगाएंगे तो उनको अच्छा गुणवत्ता युक्त सरसों की साग भी मिलेगी, साथ ही साथ उनको अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। बिल्कुल। तो इस किस्म का किसान भाई ज़रूर ध्यान रखें कि पूसा ने एक नई किस्म सरसों को लेकर निकाली है। उस किस्म का चुनाव अगर आप करेंगे तो आपके जो साग की क्वालिटी वो भी बेटर होगी और उसकी डिमांड भी बाजार में बेहतर आपको दिखाई देगी। फिलहाल एक दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं। कमलेश कुमार वर्मा, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हैं। कमलेश जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। कमलेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? कमलेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? कमलेश जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। कमलेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है तकनीकी समस्या की वजह से फ़ोन कट गया है। फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। कमलेश जी, अगर आप अपना हमें देख रहे हैं तो आप अपना सवाल में व्हाट्सअप के जरिए भी पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश किया जा रहा है बार बार, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल रुक कर डॉक्टर हरिराम चौधरी जी का। डॉक्टर हरिराम चौधरी जी, कई हमारे दर्शक ऐसे भी हैं, कई किसान भाई ऐसे भी हैं जिनके मन में संशय रहता है जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के बीच में, क्या दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? और अलग अलग हैं तो दोनों में मूलभूत क्या अंतर होता है? डॉक्टर हरिराम जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? आप हमें बात कर सकते हैं? हाँ ना, आपकी आवाज आ रही है सर? जी। डॉक्टर हरिराम जी, क्या आपने मेरा सवाल सुना? आपका सवाल मैं सवाल दोहरा देता हूँ आप जी, मैं सवाल दोहरा देता हूँ डॉक्टर हरिराम जी। कई दर्शक हमारे ऐसे हैं जिनको ये भी जानना है कि क्या प्राकृतिक खेती और जैविक खेती एक ही है और अलग अलग है, तो मूलभूत क्या अंतर है दोनों में और दोनों से क्या फर्क पड़ता है? प्राकृतिक खेती और जैविक खेती, जैसे कि पहले भारत सरकार ने रासायनिक खेती अपने जैसे जब हरित क्रांति आई थी तब किसानों ने एक अपने जो बीज और जो उन्नत किस्म के बीज थे और साथ ही फर्टिलाइजर वो के थे, तो वो रासायनिक खेती थे तब हम इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन फिर सरकार ने इसमें जो जैविक खेती है, ऑर्गेनिक जो खेती है, उसको अपनाया और धीरे धीरे उसमें देखा गया है जो किसान की जो लागत थी वो दिनों दिन बढ़ रही थी। मतलब उससे लागत कम नहीं हो रही थी। रासायनिक खेती से तो वो अच्छी थी लेकिन किसान की लागत उसमें ज्यादा थी। और उसमें जिस प्रकार से जो भी खेती में जो इनपुट यूज करता था किसान। जी डॉक्टर हरिराम जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक दर्शक हैं फोन लाइन के जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख कर लूं पहले, फिर लौटता हूं आपके पास। कमलेश जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। कमलेश जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। कमलेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
कमलेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? कमलेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो सवाल पूछिए। चलिए, लगता है फिर से तकनीकी समस्या है, वो सुन नहीं पा रहे हैं। अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो आप व्हाट्सअप के जरिए हमें अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करता हूं। डॉक्टर हरिराम जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए अगर आप हमें सुन रहे हैं तो। डॉक्टर हरिराम जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर हरिराम जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर हरिराम जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी जी सर, अपनी बात पूरी कीजिए आप। हाँ, मैं बता रहा था कि बीच में बात कट गई थी। अपन जो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में अंतर बता रहे थे कि जो प्राकृतिक खेती है जी, वो किसान अपने जो संसाधन है घर पे, उसके जो खेत पे जो उपलब्ध जो भी रिसोर्स है उन्हीं का इस्तेमाल करके वो अपनी को खेती को करता है और प्राकृतिक रूप से कृषि को प्रणाली को अपनाता है। जी। लेकिन जैविक खेती में ऐसा नहीं था। उसमें कई संसाधन थे जो अपने को बाहर से लाना था, जो उसमें इस्तेमाल किया जा सकता। लेकिन प्राकृतिक खेती इसमें यह भी देखा गया है कि किस प्रकार से किसान की लागत को कम किया जाए। लगभग इसमें लागत अपनी बहुत कम हो जाती है जी, क्योंकि इसमें जो जीवामृत है, बीजामृत है, गंध जीवामृत है और जो कीटनाशकों के लिए जो सोल्यूशन तैयार किया जाता है, जैसे ब्रह्मास्त्र है, निमास्त्र है, अग्नियास्त्र है, 10 पन्नी का अर्क है, ये किसान अपने खेत पे बना लेता है। और प्राकृतिक खेती में इसका जो मुख्य आधार है वो अपनी देसी गाय है और देसी गाय के आधार पर ही इसके जो गोबर है, मूत्र है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार जैविक खेती से पूरा ही अलग है। और प्राकृतिक खेती जो अपने जो प्राचीन पद्धति चली आ रही थी और इसमें एक किसान के घर पे कम से कम एक देसी गाय होना बहुत जरूरी है। वो मारवाड़ी हो सकती है, वो साहीवाल हो सकती है जी। कुछ भी जिसकी कुबड़ हो, जिसके गाय के कुबड़ होती है तो वो अपने देसी गाय में आती है जी। क्योंकि हम जानते हैं कि जो देसी गाय है उसके 1 ग्राम जो गोबर में लगभग 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं जी। और उसी से जो उत्पाद बनते हैं, बिल्कुल। जैसे अपन जीवामृत में 10 किलो गोबर यूज करते हैं तो वो यो अगर उसकी संख्या अगर भी यूज करेंगे तो लगभग आपका 30 लाख करोड़ जीवाणु आपके उसमें मिल जाएंगे और वो खेती में पहुंचेंगे तो वो उससे सीधा फायदा होगा। तो इसलिए प्राकृतिक खेती आज की जो वर्तमान है उसकी आवश्यकता है, उसको पूरा किया जा सकता है। जी, आपको बहुत महत्वपूर्ण बात कही है यहाँ पर। जो आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सकता है और जिस तरीके से हमें उत्पादन बढ़ाने की बात हो रही है, इसको भी समझेंगे कैसे उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम हेलो किसान आप देख रहे हैं। 2 महत्वपूर्ण विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्राकृतिक खेती कैसे करें और पत्तेदार सब्जियों की खेती कर कैसे किसान भाई आमदनी को बढ़ा सकते हैं, इन दोनों विषयों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आपके कोई भी सवाल इन विषय से जुड़े हुए हैं, आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं अपने सवालों के साथ और आपकी समस्या का समाधान हम कर रहे हैं आज इस कार्यक्रम में। डॉक्टर राकेश कुमार जी का रुख करें। डॉक्टर राकेश कुमार जी, कई बार हम लेट्यूस का भी जिक्र कर चुके हैं इस कार्यक्रम में और आमतौर पर देखा जाए तो हर किसान लेट्यूस की खेती नहीं करता, हम देखने को मिलती है। क्या लेट्यूस एक्सोटिक वेजिटेबल्स में आता है? क्या इसकी खेती करना थोड़ा महंगा हो जाता है किसान भाइयों के? सबके पास बस की बात नहीं खेती करना, क्योंकि आमतौर पर हमारे किसान में जो ज़्यादातर किसान हैं छोटे और मझोले किसान हैं। अगर वो भी अगर लेट्यूस की खेती करें, क्या बदलाव आ सकता है उनके आर्थिक जीवन में? थोड़ा सा इसको भी बताइए। और लेट्यूस की खेती अगर करते हैं तो कैसे करना चाहिए? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि खासकर अभी तक जो किसान आम किसान हैं वो पत्तेदार सब्जियों की जब हम बात करते हैं
तो पालक, मेथी, धनिया, चौलाई इसी चीज़ को जानते हैं जी। लेकिन आज के समय में जो बाहर से ज़्यादातर आज भी हमारे भारतवर्ष में जो है ऐसी सब्जियां हैं जो कि बहुत बाहर से आयातित की जाती है, जो कि आसानी से हमारे इस क्लाइमेट में ही हम बहुत कम उसमें खर्चे में, जैसे हम पालक, मेथी, धनिया करते हैं वैसे ही इसमें केवल अंतर ये होता है कि इसमें ये खासकर जो, क्योंकि पहले क्या था कि मशरूम वगैरह भी लोग नहीं खाते थे, लेकिन अब डॉक्टर राकेश कुमार जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक दर्शक हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं फिर लौटते हैं आपके पास। हमारे साथ हैं सत्यदेव, गोंडा, उत्तर प्रदेश से। सत्यदेव जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। पूसा बथुआ जो बीज निकाला है उसको हम कब बो सकते हैं, कौन सी वैरायटी है? जी डॉक्टर राकेश कुमार जी। जी, ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि आमतौर पर जो बथुआ लगाते हैं वो वाइल्ड स्पेसीज ही लोग किसान अभी तक लगा रहे हैं, लेकिन पूसा संस्थान ने जो पूसा बथुआ नंबर 1, उनकी 2 है, बथुआ नंबर 1 और दोनों वैरायटी अलग अलग है। एक हरे रंग की आती है और एक बैगनी कलर में भी जो लाल के तरफ होता है, दोनों तरह की। लेकिन आमतौर पर जो किसान भाई बथुआ लगाते हैं वो हरे रंग वाली लगाते हैं, जो बाजारों में भी उपलब्ध होता है। तो पूसा की जो वैरायटी है बथुआ नंबर 1 है। और साथ ही साथ ये जो लगाने की बात अब हम कर रहे हैं, तो अब आगे आने वाला महीना, क्योंकि बथुआ जो है थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होने पर ही अच्छा जर्मिनेशन करता है। जैसे कि आमतौर पर देखा होगा आपने कि गेहूं की बिजाई के बाद ही बथुआ का जर्मिनेशन भी होता है, वो गेहूं के खेतों में भी मिलते हैं। तो आप ये जब नवंबर का महीना शुरू हो जाता है और तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है, तो ये 25 के आसपास, 23 से 25 के आसपास तापमान हो जाता है, तो आप उस समय लगा लेंगे तो आसानी से बथुआ का जर्मिनेशन भी होगा और अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। और आपको जो प्रजाति का चयन करना है वो पूसा की जो वैरायटी है वो उसका ही करना है, जो कि बहुत अच्छा उत्पादन देता है। जी, तो इस प्रकार से आप पूसा बथुआ की जो आप किस्म जानने का प्रयास कर रहे थे, उसका समाधान डॉक्टर राकेश कुमार जी ने किया है। लौटते हैं विषय की तरफ, और जो हम बात कर रहे थे लेट्यूस के बारे में, डॉक्टर राकेश जी इस बात को पूरा कीजिए। तो आमतौर पर जो किसान भाई या जो यूजर्स है वो पत्तेदार सब्जियों में केवल पालक, धनिया, मेथी का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे बहुत सारी ब्रोकली का भी बहुत कम लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ये आमतौर पर आम लोग भी अब इसका इस्तेमाल करने लगे और इसका मार्केट भी बढ़ा है और उसके रेट भी अच्छे मिल जाते हैं जी। तो अब किसान भाई को भी थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा कि हम जो पालक, धनिया और मेथी में जो चौलाई तक सीमित रह गए थे उसको नए तरीके से, क्योंकि ये इसको हम विदेशी सब्जियों की खेती भी कहते हैं, एक्जोटिक वेजिटेबल्स भी बोलते हैं, तो इसको भी आसानी से हम अपने खेतों में लगा सकते हैं और इसी तापमान और वातावरण में लगा सकते हैं जी। इसके लिए किसान भाई को क्या करना होता है, जैसे पूसा संस्थान ने भी 2-3 वैरायटी पूसा स्नोबॉल 1 और 2-3 वैरायटी निकाला हुआ है, बाहर की भी बहुत सारी वैरायटियां हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें 2 तरह के कलर के आते हैं, एक हल्के हरे रंग में और दूसरा एक लाल रंग में आते हैं। तो ये दोनों का मार्केट वैल्यू कई गुना तक ज़्यादा है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, उसकी नर्सरी बनानी होती है। जैसे हम टमाटर, बैगन, मिर्च की नर्सरी बनाते हैं जी, आपने भी इसकी एक नर्सरी बनानी होती है। और सेम टू सेम जैसे इसकी बीज जो होते हैं, जैसे आपने सरसों देखा है या गोभी की बीज होती है, वैसी बीज होते हैं। इसको आपने पहले प्रो ट्रे में या ज़मीन में भी आप उगा के फिर इसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो इसको आसानी से कर सकते हैं। और इससे भी आप लगभग 1 एकड़ में हम 35 से 40 कुंटल तक लेट्यूस निकाल सकते हैं। और इसका रेट जो होता है, जैसे हम पालक बेचते हैं तो आमतौर पर किसान भाई का जो पालक होता है 8 से 10 रुपये किलो बिकता है, लेकिन आप इसको आसानी से अगर अच्छा मार्केट, खासकर ये जो पेरी अर्बन एरियाज हैं, जो महानगर के आसपास एरियाज है, वहाँ पे किसान भाई इसको अगर करते हैं तो इसका मार्केट भी है। क्योंकि अगर हम दूर के किसानों की बात करते हैं तो उनको यहाँ पे दिल्ली या जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे उनको भेजना पड़ेगा, लेकिन जो पेरी अर्बन के आसपास किसान हैं अगर इसकी खेती करते हैं तो उनको बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है जी। ये आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही यहाँ पर कि जो शहर से जुड़े हुए सटे गांव हैं उन तक अगर इस खेती को करते हैं तो ही फायदेमंद है। तो क्या डॉक्टर साहब इसके लिए हमें क्या प्रयास कर रहे होंगे, क्या इसके बारे में जो जनमानस उनको भी जागरूक करें कि इसका सेवन आप करिए ताकि और क्षेत्रों में भी इसका उत्पादन को बढ़ाया जा सके? जी, जैसा कि हम आमतौर पर देखते हैं कि पत्तेदार सब्जियों को बहुत लोग इस्तेमाल कम करते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अन्य सब्जियों की अपेक्षा पत्तेदार सब्जियों में जो विटामिन है या हम बात करते हैं खनिज पदार्थ, जैसे खासकर आयरन और जो कैल्शियम, ऐसी चीज़ों का इसमें भरपूर है।
और इसमें खासकर जब हम दो पत्तेदार सब्जियों की बात करते हैं, खासकर धनिया की और लेट्यूस की, इसमें कई गुना ज़्यादा अन्य पत्तेदार सब्जियों से कई गुना ज़्यादा तक जो है आयरन इसमें पाई जाती है जी। तो इसके लिए लोगों को अवेयरनेस भी करना है, साथ ही साथ जहाँ पे भी, क्योंकि अब हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, आप वहाँ जाके इसके प्रशिक्षण भी होते हैं, विदेशी सब्जियों की खेती पे प्रशिक्षण भी होते हैं। जैसे हम ब्रोकली की बात करते हैं, लेट्यूस की बात करते हैं, केल की बात करते हैं, बेबी कॉर्न की बात करते हैं, ऐसी चीज़ों का प्रशिक्षण भी समय समय पे दिया जाता है। तो आप किसान भाई वहाँ आसपास जो हम खासकर हमने जो चर्चा किया कि दिल्ली के आसपास या जो महानगर के आसपास का क्षेत्र है, उन जगहों के किसान अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर इसकी प्रशिक्षण ले और कहाँ से बीज मिल सकता है, क्योंकि वहाँ से उनको सोर्स का भी पता चलेगा कि वहाँ से बीज लेके और इसकी पौध तैयार करके आसानी से लगा के कर सकते हैं। और लोगों को अवेयरनेस भी करना है कि इसके न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर बताया जाए तो लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल भी करेंगे। जी। तो इसके साथ भी अगर हम, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कितने पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं ये पत्तेदार सब्जियां, तो इसके सेवन को भी बढ़ाना होगा। और हमने देखा है कि अभी हम पोषण माह भी मना रहे हैं, क्योंकि आज हमारे देश में जो हम खाद्यान्न को रोज़मर्रा के जीवन में सेवन कर रहे हैं उसमें कितना पोषण है, ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उस पर भी थोड़ा नज़र बना के रखें कि कितना हम पोषण के नज़रिए से हम जो आहार ले रहे हैं वो कितना सुरक्षित है। फिलहाल एक दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं। पुरुषोत्तम जी हैं उड़ीसा से। पुरुषोत्तम जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ, मैं पुरुषोत्तम त्रिपाठी केंद्रापड़ा उड़ीसा से बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए। हाँ, सोरिशों की खेती के बारे में जानना चाहते हैं। हमारा यहाँ ठंडा का जो ड्यूरेशन है बहुत कम होता है जी, इसलिए किसी ऐसे प्रजाति के बारे में बताइए जिसको हम अच्छी से पैदावार ले सके। जी, डॉक्टर राकेश कुमार, हमें चाहिए, इसका दाना चाहिए। जी जी जी, पुरुषोत्तम जी, आपके सवाल को हम शामिल करें। डॉक्टर राकेश जी, हमारे जो दर्शक हैं पुरुषोत्तम त्रिपाठी उड़ीसा से, ये सरसों की खेती करना चाहते हैं और वहाँ पर क्या समस्या हो रही है, आपने सुनाई। ये जो आप बात कर रहे हैं सरसों की, हम लोग आज जैसे चर्चा कर रहे हैं, शायद सरसों की साग की बाद में पत्तेदार सब्जियों में कर रहे हैं जी। तो आप जो पत्तेदार सब्जियों में सरसों की साग की आप बात कर रहे हैं, तो पूसा की, जैसा हमने भी चर्चा किया था पूर्व में भी, कि पूसा की सरसों साग नंबर 1 एक बहुत अच्छी प्रजाति है कि जो कि उसकी पत्तियां भी आकर्षक होती है और उसके गुणवत्ता और उसके जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ उसके उत्पादन जो है आम सरसों जो हम खेतों में लगाते थे सरसों साग के लिए, उससे कई गुना तक ज़्यादा मिलती है। तो आप पूछा कि सरसों साग नंबर 1 लगाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा मिलेगा। आपको इसके लिए पूसा से ऑनलाइन आप उनके वेबसाइट पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं और उसको आप ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से अपने यहाँ मंगा भी सकते हैं। जी, तो इस प्रकार से आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। त्रिपाठी जी, उड़ीसा में आप सरसों का बीज मंगा सकते हैं। रुक करते हैं डॉक्टर हरिराम चौधरी जी का। डॉक्टर हरिराम चौधरी जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, डॉक्टर हरिराम जी, हमारे साथ एक दर्शक हैं, व्हाट्सएप के जरिए उनका सवाल हमें प्राप्त हुआ है। वो जानना चाहते हैं कि काला नमक धान की खेती प्राकृतिक रूप से करना चाहते हैं और धान की बालियों में गांधी कीट लग गए हैं, तो हम उसका उपचार क्या प्राकृतिक तरीके से कर सकते हैं? देखो, वो जैसे कि आपकी मैं बात को समझ पाया हूँ, वैसे उन्होंने कहा है कि जैसे उनके खेत में कीट लग जाता है तो उसको किस प्रकार से अपन प्राकृतिक खेती में उनका उपचार करें, जी, उसका उपाय कर सकते हैं। जी, तो प्राकृतिक खेती में जो शुरुआत में जब किसान बीज बोता है तो उस समय उसको बीजों का शोधन किया जाता है, यानी बीज उपचार किया जाता है। अब बीज उपचार करने के लिए बीजामृत है, जब वो बुआई करे उसके पहले बीजामृत से वो बीजोपचार करे। उसके लिए सिंपल सी विधि है जिसमें अपने गाय का जो मूत्र है उसमें 5 लीटर गाय का मूत्र और 5 किलो गाय का गोबर और 20 लीटर लगभग अपना पानी और 50 ग्राम के आसपास जो चूना और जो तालाब की कोई और कहीं अगर बरगद के नीचे की मिट्टी मिल जाती है तो उस मिट्टी को सबको मिला के लगभग हम इस जो सॉल्यूशन तैयार किया है वो लगभग 24 से 48 घंटे में तैयार हो जाता है। और जो ये जो सॉल्यूशन अपन जिसकी बात कर रहे थे वो लगभग 100 किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है। ये तो हो गया है जब अपन बुआई करते हैं, जब किसान बुआई करता है तो उस समय इसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब किसान की खड़ी फसल में अगर रोग लग जाता है तो उसको दूसरी चीजें भी अपनाना चाहिए, जैसे कि अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र, निमास्त्र, 10 पन्नी का अर्क। जैसे अपन बात करें एक आदत ब्रह्मास्त्र,
भस्मास्त्र का उपयोग हम जो कीट है छोटी छोटी जो खुद के आ जाते हैं, कोई लट आ जाती है, सुंडी आ जाती है, इल्लियां आ जाती है, उनके रोकथाम के लिए शुरुआत में एडवांस में अपन दवाइयों का इस्तेमाल, इस प्रकार की जो प्राकृतिक खेती से बना हुए जो उत्पाद है उसका इस्तेमाल करते हैं। अभी इसी प्रकार नीमास्त्र है, अग्न्यास्त्र है, 10 पर्णिकार का, किसान इसको बहुत आसानी से अपने घर पे बना सकता है और वो भी 0 बजट में। इस प्रकार जैसे उसके पास जो गाय, देसी गाय है, उसका मूत्र आपको 10 लीटर लेना है जी, और नीम की पत्तियों की 5 किलो की चटनी बनानी है, यानी उसकी पत्तियां तोड़ के अगर निमोली मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा है, और निमोली नहीं मिलती है तो पत्तियों को भी वो आराम से क्रश करके बना सकता है जी। लेकिन साथ में दूसरी जो अपने पौधे हैं जो प्राकृतिक रूप से अपने घर पे पाए जाते हैं, जैसे अमरूद हो गया, पपीता हो गया, आम हो गया, अरंडी हो गई, तो इनको 2-2 किलो आप इनको मिक्स कर लें, मतलब इनको पहले चटनी बना लें, और इन चटनी बनाने का मेरा मतलब है क्रशिंग कर ले जी। और जो अपन डॉक्टर राम जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, दर्शक है उनका सवाल ले लेते हैं पहले। तेजवीर जी है मथुरा उत्तर प्रदेश से। तेजवीर जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। तेजवीर जी आपने टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए, फिर सवाल पूछिए। अच्छा, हाँ जी सर, मेरा सवाल ये है कि सरसों जी सरसों को लेकर क्या सवाल है आपका? अब मेरा सवाल है सरसों की खेती के बारे में जानकारी चाह रहा हूँ, अच्छी तरह से, अच्छी पैदावार मिले मुझे। जी, सरसों आप तिलहन के रूप में लेना चाहते हैं या सरसों आप पत्तेदार सब्जियों के रूप में लेना चाहते हैं? नहीं, फसल के रूप में मैंने अभी आया 10 दिन हो गए। जी, आप पत्तेदार सब्जी के रूप में लेना चाहते हैं या तिलहन के रूप में लेना चाहते हैं सरसों को? फसल के रूप में। फसल के रूप में, जी जी। तेजवीर जी, आप अपने जो आपके क्षेत्र में जो मथुरा से बात करते हैं, तो आपके पास में है भरतपुर है, तिलहन अनुसंधान केंद्र भरतपुर में है, बहुत बड़ी संस्थान है भारतवर्ष की। तो आप वहाँ से बहुत सारी वैरायटी है, गिरिराज है, वहाँ से आप लगा सकते हैं और उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा है। साथ ही साथ हिसार यूनिवर्सिटी से निकाली गई है, HU से निकाली गई है 1424 RH 1424 वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है। पूसा की भी बहुत सारी वैरायटी है जो कि आप यहाँ से भी लेके उसको कर सकते हैं जी। तो आपने और साथ ही साथ आप ये कोशिश करें कि मथुरा के पास में जो KVK है, क्योंकि हर क्षेत्र के लिए अलग अलग जो प्रजाति है वो अनुमोदित की जाती है जी। तो आप वहाँ से संपर्क करके आपके क्षेत्र में जो अनुमोदन है, क्योंकि आपका भरतपुर पास में है तो कंडीशन भी लगभग सेम ही होगा, तो आप वहाँ से संपर्क भी जाके करके और वहाँ से आसानी से अच्छी प्रजाति लेके लगा सकते हैं, जिससे आपको अच्छा उत्पादन भी मिलेगा और मुनाफा भी होगा। जी, तो आप इस प्रकार से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बहरहाल इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर कुछ और जानकारियों को विस्तार देंगे। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ DD किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं हेलो किसान में। एक दर्शक हैं फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र जी हैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। वीरेंद्र जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। वीरेंद्र जी आपके सवाल को हम समझ नहीं पा रहे हैं, कृपया दोहराएंगे। मुझे मटर बोनी है जी। मटर बोनी है आपको?
आगे को बीज बोते क्या करते हैं? जी वीरेंद्र जी, आपका सवाल महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राकेश कुमार जी, क्या इनका समाधान हो सकता है? जी जी, आप ना सबसे पहले तो आपने बीज लेना है, जो भी हमारा आपके पास मुजफ्फरनगर से है तो आपके पास में पूसा है, तो पूसा की बहुत अच्छी वैरायटी है, पूसा प्रगति है, पूसा आरकेल की प्रजाति है, और अब आज़ाद मटर भी है, आप उसको सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आपने लगाने से लिए एक तो बीज अच्छे जगह से लें, आप जहाँ पे विश्वसनीय संस्था है, अच्छा सोर्स हो वहीं से लेना है। साथ ही साथ उसमें ना राइजोबियम कल्चर का आप इस्तेमाल जरूर करें, जो कि आप बुआई के पहले आप उसको राइजोबियम कल्चर से ट्रीटेड करके बुआई करते हैं तो आपका दलहनी फसल है, इसमें उत्पादन भी बढ़ेगा और उसमें जो है रोग सहने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो आप इसको जहाँ पे भी लगाना है अच्छी तरीके से, क्योंकि जिस क्षेत्र में भी आप लगा रहे हो, एक तो वाटर लॉगिंग की समस्या ना होती हो, कभी पानी आप दें और पानी खड़ा रहे, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है, क्योंकि इसमें विल्टिंग की भी प्रॉब्लम आती है, उकठा रोग भी आता है। तो इन सारी बातों को आपने ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि बीज को आपको अच्छे जगह से लेना है, जो कि पूसा का मैंने जैसे आपको बताया कि आप पूसा से आसानी से ले सकते हैं जी, और उसका उपचारित करके बोएंगे तो आपको निश्चित तौर पे अच्छा पैदावार मिल सकता है। जी वीरेंद्र जी, तो आप इस प्रकार से मटर की अच्छी खेती कर सकते हैं। डॉक्टर हरिराम चौधरी जी, आपका रुख करते हैं। हम बात कर रहे थे कि सरकार ने पिछले साल ही शुरुआत किया है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। इस मिशन के तहत किन लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है, उन लक्ष्यों को पाने में हम कहाँ तक सक्षम हो पाए हैं और आगे ये मिशन कहाँ तक चलने वाला है, क्या परिणाम हमें देखने को मिलेंगे? जैसा कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन जो आज किसानों के बीच में और भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, कल्याणकारी योजना है जी, और इसी के अंदर भारत सरकार ने बोला है कि प्राकृतिक खेती को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाए, उसको किस प्रकार किसानों को शुरुआत में अनुदान दिया जाए जी, और अनुदान देने पे वो उसको प्रोटेक्ट वो मिलेगा, आगे बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए भारत सरकार ने नवंबर 2024 में एक राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का एक लॉन्च किया गया। पहले PKVY में परंपरागत खेती के अंदर 2016-17 में भी सरकार ने इनिशिएशन लिया था, लेकिन अब संपूर्ण रूप से राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन में इसको कर दिया है। इसमें गवर्नमेंट को जो शुरुआत की कृषि विज्ञान केंद्र है, उनके थ्रू उन्होंने जो 731 kV के शुरुआत में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत 425 kV के इसमें लिए गए थे और लगभग शुरुआत में इसमें 20,000 किसानों को जोड़ा जाएगा और देश भर में लगभग 15,000 क्लस्टर इसमें डेवलप किए जाएंगे। और कृषि विज्ञान केंद्र पे एक डेमो के रूप में डेमोस्ट्रेशन होगा और साथ ही जो अपने नजदीक के प्रोग्रेसिव किसान हैं उनके यहाँ भी ये खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने पहले से ही अनुदान दिया हुआ है। जी जी, तो इस राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत जिन लक्ष्यों को निर्धारित किया गया, उस लक्ष्यों को इस प्रकार से हम पार पाने का प्रयास कर रहे हैं। जिन क्लस्टरों को बनाया गया उसमें उन क्लस्टरों में जो लक्ष्य रखे गए हैं उसको जल्दी से हम पा सकें या उन लक्ष्यों को हासिल कर सकें, इसके लिए भी किसान भाइयों के जी गवर्नमेंट इसमें जी मैं लौटूंगा आपके पास राम जी, लेकिन फिलहाल चाहूंगा कि जी मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन फिलहाल किसानों को भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। और आपका बहुत जी डॉक्टर हरिराम जी, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और प्राकृतिक खेती पर हमारे किसान भाइयों की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। आज के किसान में आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राकेश कुमार जी, आपका रुख करते हैं और हम बात करते हैं पत्तेदार सब्जियों की खेती को लेकर। आमतौर पर किसान भाई किन गलतियों को करते हैं जो किसान भाई ना करें तो और अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है और अच्छा कमाई वो कर सकते हैं? तुड़ाई की विधि किस प्रकार से होना चाहिए और बाजार को कैसे जोड़ें अपनी फसल से ताकि उचित समय पर बाजार तक फसल पहुंच जाए, उनकी फसल व्यर्थ ना जाए, तुड़ाई सही तरीके से हो जाए? थोड़ा संक्षिप्त में रखिएगा कि समय समाप्ति को इशारा करें। जी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमारा जो किसान है यही मार खा जाता है। सारा उत्पादन करके जब बाजार की बात आती है तो वहीं पे थोड़ी सी जानकारी के अभाव में उसका उत्पादन का जो है लागत कम उसका मिलता है, जो आय होती है। तो इसके लिए किसान भाई को सबसे पहले जरूरी है एक तो बीज अच्छा प्रजाति का चुनाव करें। साथ ही साथ हमने जो पहले ही बताया कि बीज बुआई के जो बुआई करना है तो आपने सिंचाई करने के बाद नमी रहे, उचित नमी में आपने बुआई करना है समय से, क्योंकि खासकर डैम्पिंग ऑफ जो आर्द्रगलन की बीमारी आती है उससे बचने के लिए हम कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से
स्प्रे करते हैं तो उससे भी हमारा फसल जो बचा रहता है जी। और सबसे इम्पोर्टेंट जब हम कटाई करते हैं, क्योंकि कटाई करने का जो तरीका होता है वो हमेशा ज़मीन से, बहुत सारे किसान भाई नीचे से काटते हैं जिसमें खरपतवार भी साथ में आ जाते हैं, जो मार्केट में जाके उसके जो जूटी बिकते हैं उससे रेट अच्छे नहीं मिलते हैं। तो किसान भाई कम से कम 3 से 4 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ के कटाई करें और पत्तियां साफ सुथरा करके, और जिसको हम ग्रेडिंग बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेडिंग करके बेचते हैं तो आप उसको अच्छी तरीके से आप अपने कस्टमर तक पहुंचा पाएंगे और जो टारगेट ऑडियंस है वो आपको जल्दी उस जो आपकी उपज है उसको मूल्य आपको सही तरीके से आप तक उपलब्ध करा पाएगी। फिलहाल डॉक्टर राकेश कुमार जी, आपने भी पत्तेदार सब्जियों की खेती को लेकर जो भी संभावनाएं थी, जो समस्याएं थी, उनका समाधान बहुत बेहतरीन तरीके से किया। उपयुक्त जानकारी आपने उपलब्ध कराई, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। स्टूडियो में आने के लिए, समय साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद जी। तो इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले ऐसे कौन से विषय होंगे जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे, आइए नजर डाल लेते हैं अगले विषयों पर। तो हेलो किसान में अगले विषय कुछ इस प्रकार से रहेंगे जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम आपको। खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग कर कैसे सुरक्षित तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, रबी फसलों में फव्वारा एवं टपकदार सिंचाई कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको भी हम समझेंगे अगले विषयों को लेकर। इन विषयों से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल है, कोई संशय आपके मन में, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। इसके अतिरिक्त आप डीडी किसान के कॉल सेंटर पर भी फोन करके अपने सवाल सुझाव दर्ज करा सकते हैं। नंबर नोट कर सकते हैं आप डीडी किसान के कॉल सेंटर का 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में नंबर खुला रहता है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में कोई जानकारी आपसे छूट गई, आप चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को और विस्तार मिले, अन्य किसानों तक इन जानकारियों को बढ़ाया जाए, तो आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं, इसको आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही आज के किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए विषय, नए मेहमान, नई जानकारियों के साथ। फिलहाल हमें दीजिए आप इजाजत, लेकिन बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। नमस्ते, मैं नीतीश कुमार, भोजपत्ता एग्रीप्रेन्योर का फाउंडर। ऐसा ड्रायर जो सूरज की रोशनी से कार्य करता है, ये मैक्सिमम 7 डेज में सारे चीज़ खराब हो जाता है। तो ड्राई करने के बाद उसका जो टाइमिंग होता है आपका 12 से 18 महीना, मतलब उसको रख सकते हैं, वो खराब नहीं होगा। सोलर डिहाइड्रेटर का इस्तेमाल हम फूड आइटम्स में मॉइस्चर को सोखने के रूप में करते हैं, लेकिन इससे जो कार्बन एमिशन है वो 0 होता है। कृषि स्टार्टअप देखिए इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। मेरा बेटा बचपन से ही बहुत शांत और शर्मीले स्वभाव का है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि गरिमा जैसी बहादुर लड़की इसकी बीवी बने और ये कुटाई होने से बचे। आपको क्या लगता है, गरिमा जी से मेरी शादी हो जाएगी? अगर कोई प्रॉब्लम होगी हुई तो हो जाएगी। मुझे से हैंडसम लड़के में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हड्डी तो टूटी है, फिर जुड़ जाएगी। आपकी नजर में कोई ऐसी एक औरत है जो लड़की की उम्र से थोड़ा सा ज्यादा हो? हाँ है। ऐसी कोई औरत जिसका डिवोर्स हो गया हो? हाँ है, पर आपको इतनी औरतों की क्या जरूरत? शादी करना चाहती हो क्या? समधिन वर्सेस समधिन, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे डीडी नेशनल पर। सुपरस्टार शाहरुख खान, डांसिंग क्वीन माधुरी दीक्षित, एवरग्रीन करीना कपूर, कार्तिक आर्यन, स्टार्स, स्टाइल और म्यूजिक। आईफा अवार्ड्स 2025 हर रविवार सुबह 10 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात
आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।